बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के न्यू टॉपिक के साथ और नई एक्सरसाइज करने से पहले हमें इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें हम दोबारा से मेमोराइज करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन को सिंपलेस्ट जो इसकी मीनिंग है वो है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो प्लस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन। कोई चीज़ हम माइनस करते हैं तो माइनस करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह से जब हम इंटेग्रल फाइंड करते हैं तो इंटेग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम इंटेग्रल फाइंड कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को या जो रूल लगा के हम इंटेग्रल फाइंड करते हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। कि आप छोटे छोटे पोर्शंस को सॉल्व करके आप होल एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। इंटीग्रेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और डेरिवेटिव्स का ये डेरिवेटिव का ये इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेग्रल है। इंटेग्रल क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसमें हम बार बार लफ्ज यूज करेंगे इंटेग्रल। तो इंटेग्रल का हमें पता होना चाहिए इंटेग्रल होता क्या है। तो इंटेग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। उसके अलावा, ठीक है, इस सारे के अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेग्रल का सिंबल क्या है। जैसे प्लस है, प्लस का सिंबल हमें पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सारे सिंबल्स हैं। कोई हमसे पूछे पाई का सिंबल क्या है तो हम ये लिख देंगे, अल्फा कोई पूछे तो ये लिख देंगे। इसी तरह से ये जो इंटीग्रेशन है या जो इंटेग्रल्स हैं, इसका भी कोई स्पेसिफिक सिंबल होता है। तो वो सिंबल कुछ यूँ लिखा जाएगा, ये इसका सिंबल है इंटेग्रल dx। ठीक है। और dx वैसे वो वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं या जो उस प्रोसेस में यूज हो रहा होता है। अगर हमें कहा जाए कि इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हमने डिस्क्राइब करना हो कि ये क्या क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है, डी एक्स क्या चीज़ है। तो एफ ऑफ एक्स इज इंटेग्रेंट, ये वो टर्म होगी या ये वो फंक्शन होगा जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेग्रेंट। इसके अलावा ये जो एक्स है वो रिलेटिव वेरिएबल है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी वाई होगा तो ये जो डी वाई है ये डिस्क्राइब करेगा कि कौन सा फंक्शन जो है वो वेरिएबल है। अगर आपके पास किसी फंक्शन में इस तरह से आ जाए कि एफ ऑफ एक्स है, इसके साथ है जी एफ ऑफ वाई, और यहाँ पे बाहर लिखा जाए डी एक्स और इंटेग्रल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वाई जो है वो कांस्टेंट है, जबकि हम डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स को। वैसे तो मैथ में हम कहते हैं ना एक्स वाई जी वेरिएबल है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें इंटीग्रेशन की, हम इसके ऊपर डेफिनेशन लगाएं, जैसा कि मैंने कहा डी एक्स में एक्स जो है ये क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जो डी एक्स है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इस फंक्शन में जो फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है वो एक्स है, जबकि वाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे वाई लगा दूंगी तो इसका मतलब है कि एक्स जो है, फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट है, जबकि फंक्शन ऑफ वाई जो है वो वेरिएबल है जिसको हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं या कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जिसमें से फर्स्ट रूल है हमारे पास, इसको हम पावर रूल भी कहते हैं। इंटेग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, इन विच एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। पहले तो इसको देखते हैं। अगर एन माइनस वन के इक्वल होगा तो यहाँ पे माइनस वन पुट करें, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिट, तो ये क्वेश्चन इन्फिनिट को अप्रोच कर देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कहना जरूरी है कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एक्स की पावर n है और इसे हमने लिख दिया एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की पावर टू है dx, तो आप इसे लिखेंगे x की पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन प्लस सी, यानी आपके पास ये बनेगा एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी, इसके इक्वल। अब ऐसे ही रैंडमली मैंने इसको x की पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन नहीं लिखा, इसका फार्मूला कुछ और है जिसको यूज करते हुए हम ये चीज बनाते हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका एक्चुअल फार्मूला कुछ यूं है कि अगर हमारे पास है इंटेग्रल और यहाँ पे है कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर है n, और उस फंक्शन का ये जो n है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, जबकि एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या है? बेस है। अगर बेस का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स आगे मौजूद है तो हम इसे तब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन
ओवर n प्लस 1 प्लस सी। अब इसको मैं उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, उस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जहाँ पे मैंने लिखा इंटेग्रल एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जिस बच्चे को डेरिवेशन आती है वो तो बड़ी आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर है, एक्स बेस है, 2 इसकी पावर है, बेस का डेरिवेटिव एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो ये 1 होता है। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, ये अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ 1 मौजूद है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो x है ये एफ ऑफ एक्स है, इसको ग्रीन मार्कर से करते हैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से लिखा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, ये एक्स स्क्वायर जो x था एफ ऑफ एक्स, ये जो n है ये 2 के इक्वल है और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये 1 के इक्वल है। मैंने पहले भी कहा कि कोई फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हम ये करेंगे उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और सेम पावर प्लस 1 उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 मौजूद था तो मैंने इसे लिखा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे इंटेग्रल तो नहीं आएगा सॉरी, ठीक है। तो ये बराबर होगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं। अगर हमारे पास है इंटेग्रल 3x और इसकी पावर है 2 और यहाँ पे है dx, तो हम ये कभी भी नहीं करेंगे कि इससे हम 3x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 लिख दें और प्लस सी करेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन रॉन्ग होगा उस वक़्त तक जब तक 3x का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है। मुझे सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया कि इंटेग्रल, क्वेश्चन ये है जनाब कि इंटेग्रल 3x इसकी पावर 2 dx। अब मैंने ये चेक करना है रफ में कि डेरिवेटिव ऑफ 3x जो है ये क्या है। मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 है, तो मैं ऐसा करूँगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद नहीं है तो मैं इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी इन केस बेस का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने ये किया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको 3 के साथ। तो ये डिवाइड वाला 3 मैंने इंटेग्रल से बाहर लिखा, मल्टीप्लाई वाला मैंने इंटेग्रल के अंदर लिखा dx। अब इस बेस का डेरिवेटिव 3 इसके आगे मौजूद है, तो अब मैं ऐसा करूँगी कि इस क्वेश्चन की पावर में 1 ऐड कर दूंगी और वही वाली टर्म मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी प्लस सी, और ये कुछ यूँ लिखी जाएगी 1/3 3x की पावर 3 ओवर 3 प्लस सी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x का क्यूब ओवर 9 प्लस सी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी से रिलेटेड एक दो और छोटे छोटे फार्मूलाज करते हैं। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में वो है हमारे पास इंटेग्रल 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। अब यहाँ पे एक टर्म न्यूमरेटर है और एक टर्म डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है ना 1/x। अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो आप उसे चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है या नहीं है। अगर होगा तो आप उसके साथ log ऑफ x लिखेंगे और इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो कुछ यूँ है कि देखें, जनरल फार्मूले की तरफ बाद में जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 ऊपर मौजूद है तो हमने इसे लिखा log ऑफ x। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x और प्लस क्या लिखा हमने c। मोस्टली स्टूडेंट मेरे इस l से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको i कंसीडर कर रहे होते हैं। ये i नहीं है, ये मैंने l लिखा है, ठीक है। और l स्टैंड्स फॉर लॉग और n स्टैंड्स फॉर नेचुरल, तो ये नेचुरल लॉग का सिंबल है, नोटेशन है सॉरी। तो नेक्स्ट हम इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, इसी को प्रोसीड करते हुए आगे चलते हैं। उसमें ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 2, ये मेरे पास फंक्शन है और यहाँ पे है dx, जबकि इसके न्यूमरेटर में मेरे पास मौजूद है। मैं इसका डेरिवेटिव चेक करती हूँ, मैं रैंडमली लिख लेती हूँ 2 का डेरिवेटिव 0, 3 और x² का डेरिवेटिव 2x ऑन दी होल 3 2 6x
मेरे पास यहाँ पे 6x होना चाहिए, और मैंने ये क्वेश्चन भी इस तरह से क्रिएट कर लिया कि इसके ऊपर 6x मौजूद है, तो मैंने इसे लिख दिया log ऑफ नेचुरल log ऑफ 3x² प्लस 2 और प्लस मैंने लिखा c, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। और फर्ज करें यही वाला क्वेश्चन होता और ये इस तरह से होता इंटेग्रल x ओवर 3x² प्लस 2 dx। इसको मैंने सेम है ना क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, जबकि 6 मिसिंग है। तो मैं ऐसा करूंगी कि मैंने रफ में इसका चेक कर लिया कि इसका डेरिवेटिव क्या है। अब मैं इसका डेरिवेटिव मुझे पता है 6x है, और 6 क्योंकि कांस्टेंट है वो मिसिंग है, तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे लिखा जाएगा 6x ओवर 3x² प्लस 2 dx। अब 3x² प्लस 2 का डेरिवेटिव 6x ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, तो मैं इसे लिखूंगी नेचुरल लॉग ऑफ 3x² प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर यही वाला क्वेश्चन होता और ये मेरे पास इस तरह से लिखा जाता 6 ओवर 3x² प्लस 2 dx, तो यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0, 3x² का डेरिवेटिव 6x। अब x मिसिंग है, x क्योंकि वेरिएबल है, तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि हम इसे x के साथ मल्टीप्लाई करके 6x बनाए और फिर हम उसे लिख दें जी 1 ओवर x और नेचुरल लॉग ऑफ 3x² प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस होगा, इसको हम ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल से इंटीग्रेशन में ना हमने मल्टीप्लाई करना है ना हमने डिवाइड करना है। सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ हरगिज नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा रही हूँ। उसके बाद आप जरा गौर करें इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे x है, x की पावर क्या थी, 1 थी। f ऑफ x है, इसकी पावर 1 थी। 3x² प्लस 2 है और इसकी पावर भी ऑन दी होल 1 ही है। इसी तरह से 3x² प्लस 2 की पावर 1 है। इन केस ये क्वेश्चन इसी तरह से चले और इसकी पावर 1 हो तो हम लिखेंगे log x। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हो जैसा कि यही वाला क्वेश्चन है 1 ओवर x, हम इसको लेते हैं इंटेग्रल, मैंने इसे लिखा 1 ओवर x का स्क्वायर लिख देती हूँ। स्क्वायर लिखें, पावर 3 लिख दें या कुछ भी लिखें dx। इसको मैंने इंटीग्रेट करना है। अब मैं ये नहीं लिखूंगी कि ये है log ऑफ x क्यूब, ठीक है, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x², जबकि ऊपर तो मौजूद है 1। हम ये नहीं सोचेंगे कि x है तो x का डेरिवेटिव 1 है तो हमने इसे log ऑफ x क्यूब लिख दिया, ये गलत होगा। बल्कि हम इसे क्या करेंगे, ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करनी। जब ये पावर वाला क्वेश्चन होगा तो हम इसको पावर रूल से ही सॉल्व करेंगे, और पावर रूल वो क्या है, हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे dx, और फिर हम चेक करेंगे क्या इसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। x की बेस का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है, तो फिर हम ये करेंगे कि हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और सेम फंक्शन हम सेम टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस c, और ये इसका एक्यूरेट आंसर है और करेक्ट मेथड है इसे करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला फार्मूला है वो है ex dx। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है जी इंटेग्रल ex dx। तो इसे हम लिखेंगे e की पावर x और प्लस c। अब दोबारा से वही बात आ गई कि ये इस तरह से नहीं होगा कि e की पावर x है और प्लस c है। इसको भी इस तरह से हमने देखना है कि जो इसकी पावर का डेरिवेटिव है वो कहाँ पे मौजूद है भी या नहीं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटेग्रल जनरल फॉर्म में लिखें e की पावर f ऑफ x, और ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद होगा तो हम इसे लिखेंगे e की पावर f ऑफ x प्लस c। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इसकी कोट करते हैं और हम इसे लिखते हैं e की पावर 2x, ये तो e की पावर x वाला था, dx। तो हम इसे ये नहीं करेंगे कि e की पावर 2x लिख दिया, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्या इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते e की पावर 2x करके, ये रॉन्ग होगा। हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है इसका देखते हैं कि इंटेग्रल था e की पावर 2x और यहाँ पे इसकी जो पावर है, पावर का डेरिवेटिव क्या है 2,
2 मौजूद नहीं है तो हम ऐसा करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये फंक्शन लिखा जाएगा 1/2। अब क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम इसे लिखेंगे e⁻²x + c। और ऑन द होल इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है e⁻ax, चलें 2x ही लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर 2x यूज़ किया, 2x dx, तो ये हम यूँ भी लिख सकते हैं e⁻2x, और जो पावर का डेरिवेटिव है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दें। प्रोसीजर तो एक्चुअल प्रोसीजर तो ये है कि यहाँ भी होना चाहिए e⁻f(x) और f'(x). f'(x) आप उसके आगे बनाते हैं और उसके लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली वो डिवाइड वाला बाहर रह जाता है। तो बजाय इसके कि हम ये चक्कर चलाएं कि हम उसे 2 से या जो भी उसका डेरिवेटिव है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई की पावर जो भी है वो लिखिए एज इट इज़, और जो पावर का डेरिवेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिख के उसके साथ हम लिखेंगे c। और उसके बाद है हमारे पास एक और फार्मूला, और ये फार्मूला है हमारे पास इंटेग्रल a⁻x। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है कि इंटेग्रल, एक ये फार्मूला था इंटेग्रल a⁻x dx, तो इसको हम लिखेंगे इंटेग्रल a⁻x ओवर लॉग ऑफ a, एग्जैक्टली ओवर लॉग ऑफ a, ठीक है। तो प्लस हमने इसके साथ लिखा c। इसी तरह से कुछ और फार्मूले हैं, अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी इन फार्मूलों को लिखती हूँ और उनको आप मेमोराइज करें, और उन फार्मूलों की हेल्प से आगे हम इंटीग्रेशन को, इंटेग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम जारी रखेंगे। उसमें हमारे पास है जी एक फार्मूला इंटेग्रल साइन ऑफ x, इंटेग्रल ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉज x, और इंटेग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू प्लस साइन x, इंटेग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू tan x का जो इंटेग्रल है वो बराबर होगा log ऑफ secant x, साइन ओवर cos, log ऑफ cos x, तो ये होगा हमारे पास log ऑफ secant x, ठीक है। और प्लस c लिखना नहीं भूलना, ये साथ साथ अब लिखेंगे। इसके बाद है जी इंटेग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c, इंटेग्रल ऑफ secant square x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c, इंटेग्रल ऑफ cosecant square x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। आप थोड़ा गौर करें, आपको लगेगा साइन कॉस टेन और कॉट ये चारों जो है लीनियर फंक्शन, इनकी ये पावर 1 के साथ आए, लेकिन सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स पावर 2 के साथ आए, जबकि इनका पावर 1 के साथ भी सोल्यूशन मौजूद है। सीकेंट एक्स डी एक्स का फार्मूला है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी, जबकि कोसीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ भी मैं स्टूडेंट्स को एक बात और बताती चलूँ कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने इन दोनों को स्पेशली मैंने इनका जिक्र किया कि सीकेंट स्क्वायर है और कोसीकेंट स्क्वायर, और इनको मैंने एज इट इज सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, या टेन स्क्वायर एक्स आए, या कॉट स्क्वायर एक्स आए, तो आप कभी भी आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते जब तक आप इनको चेंज ना करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिडंट सॉल्व डायरेक्टली, ठीक है। आप सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसी और फार्मूले में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है मैं इसको साथ ही लिख देती हूँ। अगर आपके पास होगा साइन स्क्वायर एक्स, या आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, या आपके पास है कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी जगह पे आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है। साइन स्क्वायर एक्स होगा तो इसको आप चेंज कर लें 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 में, डबल एंगल फार्मूला,
कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको आप रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2 में। टेन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 में, और कॉट स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स -1 में। ये कन्वर्जन किए बिना आप कभी भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते इन चारों को, लेकिन सीकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। इंटेग्रल 1/a² -x² dx इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c। इंटेग्रल 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और अगर आपके पास ये फार्मूला इस तरह से आए 1/x इंटू x² -1 इंटेग्रल 1/x इंटू x² -1 dx, तो ये आपके पास बराबर होगा सीकेंड इनवर्स x प्लस c। अब हम इन फार्मूलों को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट दी फॉलोइंग। एक्सरसाइज है 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 3x²। मेरा ख्याल है हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमें कर लेनी चाहिए। वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कुछ यूं हैं कि हमने पावर रूल पढ़ा। पावर रूल क्या था? इंटेग्रल x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 ओवर n+1 प्लस c। लेकिन अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है इंटेग्रल kx⁴n dx, तो आप क्या करेंगे? ये जो k है ये कांस्टेंट है, क्योंकि dx बता रहा है कि dx x वेरिएबल है, k कांस्टेंट है। तो k को आप इंटेग्रल से बाहर लिखेंगे और फिर आप इंटीग्रेट करेंगे x⁴n को। इसको एक एग्जांपल से करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है इंटेग्रल 2x³ dx, तो आपने 2 को साइड पे लिखना है इंटेग्रल से बाहर, और आप इंटीग्रेट करेंगे x³ को। इसके अलावा हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी आपके पास यूं है कि एडिशन रूल है एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या है? इंटेग्रल f(x) प्लस g(x) dx इस तरह से है। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि f(x) का इंटेग्रल आपने अलग लिखा प्लस आपने g(x) का इंटेग्रल अलग से लिखा। मज़ीद अगर हम इसकी प्रिसाइज फॉर्म करें तो ये हमारे पास इस तरह से होगा कि अगर आपके पास है इंटेग्रल 2x³ प्लस 3x² प्लस 5 dx, तो आप इसे जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपने इसको अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग इंटीग्रेट करना है। 2x³ dx प्लस इंटेग्रल 3x² dx प्लस इंटेग्रल 5 dx। फिर उसके साथ आपने देखा ये 2x³ आ गया, ये k वाली प्रॉपर्टी आ गई। 2 को आप इंटेग्रल से बाहर निकालेंगे और बाकी वाले को इंटीग्रेट करेंगे। x² dx प्लस 5 को लिखा और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 dx, और फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपरली। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 1 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।